नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि इसरो ने रचा इतिहास, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किया लॉन्च। LVM-3 रॉकेट से दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसरो ने रचा इतिहास और ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किया लॉन्च। और LVM-3 रॉकेट से दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। बड़ी जानकारी बता दें कि इसरो ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है LVM-3 से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। और ये रॉकेट की छठी ऑपरेशनल उड़ान है और ये मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत किया जा रहा है। और इस मिशन से लो अर्थ ऑर्बिट में दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट तैनात किया गया है और जो कि सामान्य स्मार्टफोन को सीधे स्पेस से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 AST स्पेस मोबाइल की अगली पीढ़ी की संरचना सैटेलाइट्स सीरीज का हिस्सा है और ये सैटेलाइट दुनिया भर में उन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है जहां पर ग्राउंड नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इसरो ने इतिहास रच दिया है और ऐसे में LVM-3 रॉकेट से दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट आज लॉन्च किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पंचमढ़ी और कल्याणपुर में पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मध्य प्रदेश में तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। और ऐसे में राजस्थान में भी शीतलहर जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में पाला गिर रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गुलमार्ग का जो तापमान है वो -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड पहुंच रही है। ऐसे में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सुबह कोहरा छाया रहा और उधर राजस्थान में भी शीतलहर चल रही है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव में राज्य में अगले कुछ दिनों में पारा और गिरने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानहर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के एरिया में भी घना कोहरा है। कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। घाटी के ज़्यादातर हिस्सों में मिनिमम जो टेम्परेचर है वो -, डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कुपवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2.4। बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। तापमान जो है वो -, डिग्री में पहुंच गया है। ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की, गुलमार्ग की, दिल्ली की, मनाली की और शिमला की ये तस्वीरें हैं और कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। उड़ीसा में भी जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही कम है। गुलमार्ग की बात की जाए तो बर्फबारी गुलमार्ग में देखने को मिल रही है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के वायु प्रदूषण जो है वो बेहद ही खराब स्थिति में है। ऐसे में आज दिल्ली में धूप देखने को मिल रही है, कोहरे नहीं है। और ऐसे में मनाली की बात की जाए तो पर्यटक जो है वो बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला की बात की जाए तो शिमला में मौसम साफ है लेकिन ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि जो ठंड है वो किस तरह से लोगों के ऊपर हावी हो रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है, कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है तो वहीं मनाली और शिमला में पर्यटकों का बढ़ावा देखने को मिल रहा है। सैलानी जो है वो बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता रघुवेंद्र प्रताप जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मौसम का मिजाज है। रघुवेंद्र जी। जी अनिता जी, पहले तो ये बताना चाहूंगे रामनगरी अयोध्या में इस पर ठंड का प्रकोप जारी है और कहीं न कहीं धूप जो है आज हल्की भी निकलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कोहरा अभी भी छाया हुआ है। तो यहाँ रही बात की ठंड का, तो ठंड का पूरी तरीके से प्रकोप जारी है। रही बात राम भक्तों की व्यवस्था के लिए, तो यहाँ नगर निगम ने कहीं कहीं अलाव की व्यवस्था की है, कहीं गैस सिलेंडर भी लगाए हैं। तो वो कहीं जितने यहाँ पे राम भक्त आ रहे हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा के टाइप नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं, आपकी
कहीं लूज नजर आ रही है। तो ये इसको लेकर के यहाँ पे जो रही बात प्रहावन की व्यवस्था, तो चार चौबंद व्यवस्थाएं हैं। तो ठंड का प्रकोप जारी है और राम भक्त को आने का सिलसिला जो है कहीं ना कहीं ज्यादा है। हमेशा पर्यटन जो है रामनगरी अयोध्या में बढ़ावा मिला है और यहाँ पे भीड़ जो है लगातार बनी हुई है जी। अगर मैं पूरे यूपी की बात करूं रघुवेंद्र जी, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की अलाव की अगर मैं बात करूं, रैन बसेरे की बात करूं, तो क्या कुछ लेकर सुरक्षा के लिहाज से सरकार का क्या कुछ करना है इसमें? जी आपको बताने चले, अभी तो रामनगरी अयोध्या में भी जितना अलाव जलना चाहिए उतनी जलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नगर निगम कहीं ना कहीं इसमें चूक खा रहा है। रही बात रैन बसेरे की व्यवस्था, तो रैन बसेरे 2-3 जगह पे बनाए गए। कम से कम रामनगरी अयोध्या में 25 जगह पे रैन बसेरे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी राम भक्त रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं तो उनको खाना सोने की व्यवस्था को लेकर के हर व्यवस्था रैन बसेरा बनाना चाहिए। हालांकि रामनगरी अयोध्या में होटल सबसे ज्यादा है, लेकिन सब आदमी होटल में नहीं रह सकते हैं। उनकी सुविधाओं को लेकर रैन बसेरा नगर निगम को बनाना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं अभी ऊँट में मुंह में जीरा के टाइप नजर आ रहा है। नगर निगम व्यवस्था में जुटा हुआ है। आला अधिकारी भी डीएम भी निरीक्षण कर रहे हैं रैन बसेरे का, लेकिन जितना बनाना चाहिए उतना अभी बन के तैयार नहीं हो पाया जी। तो ऐसे में बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही होंगी रघुवेंद्र जी। स्कूल की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, जो छोटे बच्चे हैं सुबह सुबह स्कूल की टाइमिंग में क्या चेंज हुआ है? स्कूल की टाइमिंग की बात करूं तो जी अनिता जी, ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने स्कूल की टाइम है वो लगभग 9:30 बजे से 10 बजे से कर दिए गए हैं और कहीं न कहीं चेंज कर दिया गया है। रही बात मानसून को देखते हुए अभी भी स्कूल भी 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। आगे भी होता है बंद करके, जैसे जैसे यहाँ ठंड का प्रकोप बढ़ता जाएगा उसी से स्कूलों में छुट्टी होना चालू हो जाएगी। और कितने दिन की होती है तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जिला अधिकारी का कोई निर्देश दे पाया है बंद होने का, न अभी कोई सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं 4-5 दिन के लिए बंद किया जा रहा है जी। तो ऐसे में रघुवेंद्र जी क्या कुछ लग रहा है कि जो मौसम का कहर है वो कब तक जारी रहेगा? जी आपको बताते चले कि अभी तो पहले भी मौसम विभाग ने बताया था कि 2-3 दिन तक रहेगा, लेकिन कहीं कहीं वो भी असत्य साबित हुआ है। तो अब देखो आज रामनगरी अयोध्या में कुछ मौसम खुल रहा है। अब देखो आगे क्या करता है मौसम विभाग, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम का प्रकोप जो है रामनगरी अयोध्या में पूरी तरीके से जारी है, हावी है, क्योंकि पूरी रात जो है एकदम जैसे बारिश हो रही थी उस तरह पूरी रात गिरा है जी। तो एक तरफ जहां पर अगर मैं उत्तराखंड की भी बात कर लूं तो यहाँ पे लगातार बर्फबारी हो रही है, तो क्या कुछ अपडेट है अगर मैं उत्तराखंड की बात कर लूं रघुवेंद्र जी? जी आपको बताते हैं उत्तराखंड तो वैसे भी सैलानियों का गण रहा, वहाँ पे बर्फबारी होती तो लोग जाके वहाँ लुक उठाते। तो इस समय तो उत्तराखंड का पर्यटन स्तर का बढ़ावा कहीं ना कहीं मिल रहा है। और वो जैसे बर्फबारी लोग वहाँ जाकर के जितने भी पर्यटक है वहाँ पहुंच करके आनंद लेते हैं, लाभ वो लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र बर्फबारी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वहाँ जो है अच्छा सिलसिला जा रहा है। और जितने जो पर्यटन है वहाँ जाकर के अब जो है बर्फबारी का लुक उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं जी। तो ऐसे में रघुवेंद्र जी क्या कड़ाके की ठंड के बाद प्रदूषण की बीमार यूपी में देखने को मिल रही है? जी आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं कड़ाके ठंड से प्रदूषण की मार तो मिल ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्या नाम है ठंडक से जानवर हो या और भी चीजें हो उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर कह ढा रहा है। उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पे ये पफ हुए, उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना रामनगरी अयोध्या में जी करना पड़ रहा है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रघुवेंद्र जी। बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया और राजस्थान में शीतलहर जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड में भी पाला गिर रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, मनाली, गुलमार्ग और शिमला की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से लोग जो है वो कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि असम में लगातार दूसरे दिन हिंसा और 2 लोगों की हुई मौत और 38 पुलिसकर्मी समेत कुल 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि जमीन पर अतिक्रमण का विरोध करने पर मामला सामने आया है। ऐसे में असम का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर 2 लोगों की जान चली गई है और 38 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चराई जमीन पर अतिक्रमण का हो रहा था विरोध और ऐसे में असम में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा देखने को मिल रही है और 2 लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि असम का ये पूरा मामला है और ऐसे में आज लगातार दूसरे दिन भी हिंसा भड़क उठी है। बड़ी जानकारी और कई बाजारों के इलाकों में प्रदर्शनकारियों को 2 गुटों का आमने सामने हो गया है, जिसके बाद से पथराव भी शुरू हो गया है
और इस दौरान 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 38 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 25 साल के दिव्यांग युवक का शव एक जली हुई इमारत से बरामद किया गया था, जबकि आर्थिक की मौत झड़प के दौरान हुई थी। हिंसा के दौरान कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से यहां पर इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी है और इलाके के निषेधाज्ञा लागू कर दिया है और अतिरिक्त सुरक्षा बल फिलहाल तैनात कर दिए गए हैं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। बता दें कि मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में 42 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और इसके साथ ही 8 लाख से ज़्यादा अनमैरिड वोटरों को मिलेगा नोटिस। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मध्य प्रदेश के मतदाता जो हैं उसको लेकर आज ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए 22 साल के बाद हुए एसआईआर के दूसरे चरण में सभी 71,930 मतदाता केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है और अलग अलग श्रेणियों में मतदाताओं के नाम भी सूची में से हटाए गए हैं। ऐसे में लाख से ज्यादा मतदाताओं के जो हैं वो मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं और इसमें अधिकतर जो शहरी क्षेत्र हैं और इसमें से 22 लाख से ज्यादा मतदाता जो हैं वो सर्वाधिक 22 लाख से ज्यादा मतदाता सर्वाधिक शामिल हैं, जो कि स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं और अब प्रदेश में 23 दिसंबर को स्थिति में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हो गए हैं और इसमें से 8 करोड़ वो मतदाता भी शामिल है जिसमें से जिन्होंने गणना पात्र अधूरा जमा किया है। उन्होंने इसके साथ ही सीओ की अगर बात की जाए तो सीओ ने बताया है कि 31.50 लाख से ज्यादा मतदाताओं से मिले, जो कि कुछ अपना पता बदल चुके हैं और ये लंबे समय से अनुपस्थित रहे, जबकि 8.46 लाख मतदाताओं के नाम मृत्यु के कारण हटाए गए हैं और ऐसे में 2.77 लाख मतदाता एक से अधिक जगह नामांकित पाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐसे में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवीन जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है जो एसआईआर को लेकर ड्राफ्ट जारी हो चुका है, कई लोगों के नाम कटे हैं और किस तरीके से वो देखते हैं। नवीन जी। अनिता जी, देखिए 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज तो ये है कि अब एक नई चीज निकल के सामने आई है कि एसआईआर का आदेश जारी किसने किया है, गृह मंत्रालय ने किया कि भारत सरकार ने किया या चुनाव आयोग ने किया। आरटीआई जो डाली गई है उसमें खुलासा ये बड़ा हुआ है कि अभी तक यही स्पष्ट नहीं है कि ये एसआईआर करा कौन रहा है, किसके आदेश पे हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि जिस अनुपात में वोटर बढ़ते हैं, हमने तो एग्जाम्पल देखा है महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में, तो फिर यहाँ एसआईआर में आप निरंतर वोट पर वोट काटे चले जा रही हैं। ये वोट कट किन के रहे हैं? अभी भी ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ एसआईआर नहीं है, इनका एक्यूरेसी इसमें नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जिस अनुपात में वोट काटे जा रहे हैं, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग शिफ्ट कर गए हैं और जो नई जनरेशन आगे बढ़ी है 18 साल के बाद वाले मतदाता, उनकी क्या स्थिति है भाई? उस पर कुछ बोल नहीं रही है, न सरकार बोल पा रही, न चुनाव आयोग स्पष्ट जवाब दे पा रहा है। तो ये स्थितियां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर चुनाव प्रणाली को हाईजैक करने का एक तंत्र विकसित किया गया है एसआईआर के जरिए, जो नहीं होना चाहिए। और जहां जहां पर एसआईआर हो रहे हैं वहां पे लोगों के नाम कट ही रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो मर चुके हैं, बहुत लोग यहाँ से जा चुके हैं, ये नाम उनके हैं। नहीं, ऐसे शिफ्टेड का तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ विचारधारा के व्यक्ति, तो उनके ऊपर तो वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने लिखवा दिया कि शिफ्टेड इस तरीके से सिस्टम बना रखा है। ये प्रमाण है मेरे पास, वीडियो प्रमाण है, उसको मैं कैसे नकार दूं कि नहीं हो रहा है? तो इस तरीके से जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा प्रहार है एसआईआर के जरिए, जिसमें वोट काटने की परंपरा का पालन किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद चिंतित है कि भाई उत्तर प्रदेश में 4
तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी। थैंक यू। बता दें कि मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर लगातार विवाद भी होता रहा है और इस दौरान अब जो है एसआईआर ने अपनी ड्राफ्ट जारी कर दी है। एमपी में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट जारी हो गए हैं और यहां पर 42 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और 8 लाख से ज़्यादा अनमेरिड वोटरों को लिस्ट जारी है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में अब लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये वो वोटरों के नाम कटे हैं जो अपनी जगह छोड़कर जा चुके हैं या फिर जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये सारे नाम काटे गए हैं उन लोगों के। फिलहाल मध्य प्रदेश में वोटरों का लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान होने जा रहा है। ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच साझा करेंगे और गठबंधन की आधिकारिक घोषणा करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेता मुंबई के वर्ली स्थित होटल ब्लू सी में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पे बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन की रूपरेखा और आगे की रणनीति पर भी बात रखी जाएगी। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। खबरों की मानिए तो शिवसेना और एमएनएस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। गठबंधन के तहत दोनों दल मुंबई में आमने सामने अपने मजबूत इलाकों में उम्मीदवार उतारेंगे। तो वहीं दिल्ली एनसीआर की सुबह जहरीली हवा के साथ हुई और शहर के कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई है। आसमान में स्मॉग की घनी चादर दिख रही है। एयर क्वालिटी अर्ली मॉर्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार सुबह राजधानी की औसत एयर क्वालिटी जो थी वो 370 दर्ज की गई है और यह हवा की बेहद ही खराब श्रेणी है। तो वहीं दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सरकारी विभागों से सवाल किया है कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। सभी 4 चरणें लागू किए जाने के बावजूद भी हालात में कोई भी खास सुधार नहीं दिख रहा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में दिल्ली के 40 में से 26 स्टेशनों पर हवा जो है वो गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। क्रिसमस के त्यौहार को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे 25 दिसंबर नजदीक आ रहा है, बाजार में रौनक, सजावट और चहल पहल से गुलजार हो चुके हैं बाजार। क्रिसमस और नए साल से पहले मनाली में पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ी है। रंग बिरंगी लाइटें, क्रिसमस ट्री, सितारे और सेंटा क्लॉज की टोपियां हर तरफ त्योहारों का माहौल बना रही है। बाजारों में क्रिसमस ट्री, सजावटी सामान, जिंगल बेल्स और साथ ही रिबन, केक, चॉकलेट और गिफ्ट आइटम्स की खूब बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल ग्राहकों की संख्या पिछले साल के मुकाबले अधिक है। खास करके बच्चे सेंटा की टोपी, फेस मास्क और छोटे छोटे गिफ्ट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत में मौजूदा अमेरिकी दूतावास और सभी 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक फिलहाल बंद रहेंगे और इस दौरान भारत में अमेरिका से जुड़ी लगभग सभी नॉन इमरजेंसी कंसुलर सेवाएं जो है वो पूरी तरह से रोकी जाएगी और मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता स्थित अमेरिकी दूतावास और कंसुलेट शामिल है। दूतावास बंद हो रहने की वजह से वीजा, इंटरव्यू, पासपोर्ट से जुड़े काम, दस्तावेजों की जांच और अन्य समान सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। यानी कि इन 3 दिनों में आम नागरिकों के लिए कोई भी नियम सेवा नहीं दी जाएगी। केवल बहुत जरूरी या फिर आपात स्थिति में समिति जो है वो सेवाएं दी सकती है, लेकिन इसके लिए अलग से निर्देश लेना होगा। दरअसल क्रिसमस के मौके पर अमेरिकी सरकारी दफ्तरों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि भारत में यूएस के जो दूतावास हैं वो 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। क्रिसमस को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है और 3 दिनों तक भारत में यूएस दूतावास जो है वो फिलहाल बंद रहेंगे। यूएस वीजा और पासपोर्ट सर्विस भी 3 दिनों के लिए बंद रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा आदेश सामने आया है और ऐसे में 3 दिनों के लिए भारत में यूएस का दूतावास पूरी तरह से बंद रहेगा। क्रिसमस को देखते हुए ये बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है और ऐसे में वीजा को लेकर, पासपोर्ट को लेकर और इंटरव्यू को लेकर आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लीबिया के लिए पाकिस्तान पनौती बनकर निकला है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के बड़े कदम ही लीबिया का बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने की लीबिया में दुखों का पहाड़ टूटा है। लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन जो है वो पूरी क्रैश के बाद से मौतें हो गई हैं और एक प्राइवेट जेट में लीबिया के सेना प्रमुख और 4
अन्य अधिकारी जो हैं वो तुर्की से अपने देश लौट रहे थे और तभी उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। और इस प्लेन क्रैश में लीबिया के आर्मी चीफ और अन्य 7 लोगों की जान चली गई है। इनमें से 3 क्रू मेंबर थे। दरअसल लीबिया में मिलिट्री चीफ 4 अन्य अफसरों और 3 क्रू मेंबर्स को ले जा रहे हैं और प्राइवेट जेट तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद से क्रैश हो गया है और इससे विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई है। लीबिया के अधिकारियों ने बताया कि प्लेन क्रैश के कारण विमान में तकनीकी खराबी थी। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि लीबिया के प्रतिनिधिमंडल तुर्की और लीबिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने और मकसद के उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए अंकारा में थे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।